हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से महागठबंधन सीरीज में। तो ये सीरीज आपके लिए नीट के लिए सबसे फेवरेट सीरीज रही है और इसमें आपको हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस का पैकेज दिया है। ऐसे ही करते हुए हम आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑनलाइन कोचिंग के लिए है अक्रॉस द इंडिया जितने बच्चे रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और अब सिर्फ आप इस ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको पूरे साल जो लेक्चर्स अभी दे रहे हैं वो फुली पेड और फुली एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छे लेक्चर्स आपको दे सकें। तो इसके बारे में हम चंद्रा सर और मैं आपको डिस्क्राइब करेंगे आप कैसे इस प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पूरा सेशन हमारा निकल जाएगा, लॉकडाउन नहीं खुलेगा, फिर हम ऑफलाइन कैसे पढ़ेंगे, आप इस मोड को छोड़ दीजिए। जो आप ऑफलाइन में क्वालिटी चाह रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी हम लोग ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरे साल प्रोवाइड करेंगे। इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज होगा, आपका डीपीपी होगा, आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, हर तरह का पैटर्न आपको सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे एक विशेष पैकेज के साथ और रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ। और बहुत अच्छा ऑफर इस टाइम चल रहा है, अपने ऑफर का भरपूर फायदा आप लोग उठाओ। जो हमारे फीस स्ट्रक्चर है उस टाइम में लॉकडाउन वगैरह की वजह से लोगों की परेशानियों को समझते हुए हम लोगों ने एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए किया हुआ है। तो आप देखो इधर ध्यान से, अगर आप देखोगे रैंकर्स बैच जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली रैंकर्स बैच हम लोग बनाते हैं हर साल, जिसमें कि इस बार रैंकर्स बैच जो शुरू होगा वो 1 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, है ना विकास सर? जी सर। और 1 अगस्त से जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें केवल हम लोग 50 स्टूडेंट्स रखेंगे, टॉप 50 स्टूडेंट्स। तो अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साल भर के लिए तो आप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स का खजाना, कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा पूरा पढ़ के आपको। अब इस रैंकर्स बैच में क्या है, केवल ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 1 ईयर का जो फीस हमारा था वो 40,000 और प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से और आप लोगों की परेशानियों को समझते हुए हमने बम्पर ऑफर आपको दिया हुआ है। ये 31 जुलाई तक ये ऑफर है, 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट है। जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना सीट बुक करा लेना। हाँ, 40% डिस्काउंट है, मतलब ये नेट फी आपका जो आएगा वो आएगा 24,000 और प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन। केवल 25,000 में आप पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ोगे, एकदम मजेदार तरीके से टेस्ट भी दोगे, डीपीपी भी लोगे, सारे फायदे आप उठाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लो रैंकर्स बैच के लिए और 2021 में नीट में आपका ही रिजल्ट होना चाहिए, यही सोच लो। और सिमिलरली बायोलॉजी का भी बैच सर के साथ ही स्टार्ट होगा। रोज क्लासेस होंगी आपकी, इसमें टोटल क्लास का ड्यूरेशन पूरे वीक के साथ आपको मिलेगा, क्या क्या आने वाले टॉपिक्स हैं, सारा शेड्यूल आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ। और सिलेबस भी हम बिल्कुल टाइमली एग्जाम से पहले खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको बस करना है क्या है, आपको हमको ज्वाइन करना है रैंकर्स बैच में जो 12th पास वालों के लिए है। अभी रिजल्ट आने ही वाला होगा, उसके बाद आप देखेंगे आपका रैंकर्स बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे बायोलॉजी में जो 1 ईयर फीस हमने रखी थी वो 40,000 रुपीज़ थी, लेकिन इस बार हम जो देखते हैं डिस्काउंट के साथ 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा और उसके साथ जो टोटल फीस आपकी बनेगी वो 24,000 ही बनेगी। और इसमें 1,000 रुपीज़ में फटाफट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये बैच सिर्फ 50 स्टूडेंट का है और हम चाहते हैं कि इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आए ऑल ओवर द इंडिया। और 50 में 50 स्टूडेंट का रिजल्ट हम लोग चाह रहे हैं, तो हमारा रैंकर्स बैच बहुत तगड़े तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस ऑनलाइन बैच का ऐसा रिजल्ट हो धमाकेदार कि किसी को अफसोस ना हो कि हम ऑफलाइन अगर होता क्लासेस तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता। ये सारे कंफ्यूजन दूर है गाइज, आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइएगा आप लोग, ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जीओसी का है, लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी फॉर CH बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। बेटा एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप पहले इसी को समझो कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो और आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है, अगर बॉन्ड एनर्जी पूछता है तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में पहले आ भी चुका है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो थोड़ा सा आप इसको समझ लो। मतलब मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल होगा तो मोर बॉन्ड एनर्जी होगा। अब जरा देखो, आपको यहाँ पे बोल रहा है, अगर इस कंडीशन पे अगर आपको बोल रहा है बेटा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा वहाँ फ्री रेडिकल लगा दो, यहाँ अगर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ अगर आप इस पोजीशन पे लिख रहा है वाई पे तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, अगर यहाँ जेड बोल रहा है बेटा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। अब जरा गौर से आप देखो, ध्यान
ध्यान से, ये फ्री रेडिकल सिंगल डबल, यहाँ नो रेजोनेंस। आप सोच रहे होगे कैसे फ्री रेडिकल सिंगल एक साथ आ गया ना, ऑल्टरनेट पे नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ अगर आप देखोगे बेटा तो लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, लेकिन इधर नहीं है रेजोनेंस, केवल रेजोनेंस यहीं पे। आप लॉन पेयर सिंगल है इधर, तो यहाँ रेजोनेंस लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस जरूर है। और अगर यहाँ देखोगे तो लॉन पेयर सिंगल डबल, यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ज़्यादा रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी स्टेबिलिटी, और यहाँ नो रेजोनेंस सबसे लेस स्टेबल होगा, और जो सबसे लेस स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो X का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, देन Y का और देन Z का, तो X का बॉन्ड एनर्जी देन Y देन Z, सो आंसर होगा आपका थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यूबिश बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। जो यूबिश बॉडीज होती हैं ये इनमें से किसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूबिश बॉडीज बेसिकली होती क्या है। अगर आप देखेंगे इनिशियल स्टेजेस में जो टैप्टम सेल्स होते हैं, टैप्टम सेल्स जो होते हैं, इन सेल्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज। ठीक है, अब जो ये यूबिश बॉडीज हैं इनका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन के एक्साइन फॉर्मेशन में, एक्साइन फॉर्मेशन इन द पॉलन ग्रेन। अब एक्साइन किससे मिलकर बना होता है? एक्साइन जिस सब्सटेंस से बना होता है उसको कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो यूबिश बॉडीज बेसिकली पॉलन ग्रेन के एक्साइन या फिर आउटर वॉल को बनाते हैं स्पोरोपोलिनिन की हेल्प से। और इसका जो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे एम्ब्रियो, पॉलन ग्रेन्स, एंडोस्पर्म, एम्ब्रोसैक, इसके हिसाब से ऑप्शन 2 सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अमंग द अमीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एनिलीन, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइलामीन, ये लिखा हुआ है डाइमिथाइलामीन और ये ट्राइमिथाइलामीन, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, ये ध्यान रखो बेटा। सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एनिलीन, और एनिलीन में लॉन पेयर सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, मतलब लॉन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, मतलब लॉन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, और अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दूसरे को देने के लिए कम अवेलेबल होगा, सो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस बेसिक। तो सबसे कम बेसिक तो निश्चित तौर पे पहला ही होने जा रहा है। अब सबसे कम बेसिक अगर पहला है तो या तो आंसर ये सही है या ये सही है, ये दोनों हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सबसे कम फोर्थ है। दो ऑप्शन तो ऐसे हट गया आपका। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करो बेटा। नेक्स्ट यहाँ देखो मिथाइलामीन है, डाइमिथाइल और ये है। आपको अगर एनसीईआरटी का कंडीशन याद होगा बच्चों, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप एक ट्रिक जरूर ध्यान रखते होंगे कि अगर मिथाइलामीन की बेसिसिटी देखना है, मिथाइलामीन की बेसिसिटी एक्वस मीडियम में बात कर रहा हूँ, गैसियस फेज में नहीं बोल रहा हूँ। गैसियस फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली टू माइनस। तो गैसियस फेज में जो आप लिखते हो वो 3 to 1 लिखते हो, पर अगर आप मिथाइलामीन का कंडीशन देखोगे बेटा तो ये होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। 213 याद रखना एक्वस मीडियम में बस, और इथाइलामीन में याद रखना 231, 231। ठीक है, सो 213 अगर आप याद रखोगे 213 तो आपका सारा काम चलेगा। मतलब 2 डिग्री वाले का ज्यादा हुआ मिथाइलामीन में, तो 2 डिग्री का अगर ज्यादा हुआ बेटा तो 2 डिग्री देखो ये वाला दिख रहा है, ये CH3NH2 है 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 2 डिग्री का ज्यादा मतलब थर्ड का सबसे ज्यादा। और फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कौन सा कंडीशन आएगा बेटा, 1 डिग्री मतलब सेकंड का, उसके बाद तो थर्ड का ज्यादा, फिर सेकंड का, और फिर 3 डिग्री, 3 डिग्री फोर्थ का, और इसका तो सबसे कम होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। तो जरूर ध्यान रखना बेटा, अमीन वाला क्वेश्चन बेसिसिटी से ज्यादा बार रिपीट करता है, तो आपको घबराना नहीं। बस अगर यहाँ मिथाइलामीन की जगह मिथाइल कर देता तो इथाइलामीन का ट्रिक ये ध्यान रखना है इथाइलामीन में कि 231, बस खत्म, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन ये एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं, कभी कभी आपको क्वेश्चन में एक्वस नहीं लिखेगा। अगर एक्वस नहीं लिखेगा तो भी आपको अकॉर्डिंग टू एक्वस मीडियम ही सोचना है, और गैस फेज का केस होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये बात दिमाग में लगा के रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेटर एपरेटस इज फाउंड इन, ट्रांसलेटर एपरेटस क्या चीज़ है पहले हम ये समझते हैं। आप देखेंगे कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स, ये सारे पॉलन ग्रेन्स आपस में स्टिक होके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टिक होके बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख रहे हैं इस तरीके से, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें पॉलन ग्रेन्स आपस में स्टिक हो रखे हैं, और इसको कहा जाता है पॉलिनियम।
ठीक है। जो पॉलिनियम है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसलेटर एपरेटस एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द कैलाट्रोपिस प्लांट। ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, आप देखेंगे इसको। तो कैलाट्रोपिस बेसिकली एस्क्लिपिडेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनमें क्या देखा जाता है, पॉलन ग्रेन्स आपस में स्टिक रहते हैं, एक पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब इंसेक्ट इसके फ्लावर पे आता है, जब इसके फ्लावर पे आता है तो जो ये पॉलिनियम होते हैं वो उसके लेग्स के ऊपर ऐसे एंटेंगल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद इंसेक्ट इसका पॉलिनेशन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे किसका बन जाता है, ट्रांसलेटर एपरेटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3, कौन सा AgNO3 के साथ मोर रिएक्टिव है। बेटा आप गौर से देखो, यहाँ सारे जो दिख रहे हैं वो आपको एल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहे हैं, ये एल्काइल हैलाइड। और अगर आप एल्काइल हैलाइड हैलोएल्केन चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होगा बेटा, एक SN1 होगा और एक SN2 होगा। तो आपके पास कंफ्यूजन होगा सर किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोचना है सर। बेटा ये पोलर सॉल्वेंट है, देखो ना AgNO3 पोलर है, और पोलर किस में चाहिए था, SN1 में। मतलब हमें रिएक्टिविटी जो एग्जैक्टली देखना है वो टुवर्ड्स SN1 देखना है। तो आपको याद होगा बच्चों कि रिएक्टिविटी जो एल्काइल हैलाइड का देखते थे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1, ये कॉन्सेप्ट चलता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा। अब कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो भाई यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चलो भाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव अल्टरनेट पेयर रेजोनेंस वाला केस है बच्चों। यहाँ अगर आप करते हो तो यहाँ अगर बनाएंगे, यहाँ देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस है बच्चों। और अगर यहाँ बनाते हो बेटा तो पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस है, और यहाँ बनाते हो तो पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस है। लेकिन एक गौर करो बच्चों, रेजोनेंस सब में है, बट अगर मान लो आप इसको लेते हो बेटा तो हर जगह sp2 कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप 4 से 6 को डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड नहीं होता। और अगर नहीं होता बेटा, ये कंडीशन जरा देखो, यहाँ 4 है, 4/4 से डिवाइड करना। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीट अगर डिवाइड हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो आपको ध्यान होगा कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कार्बोकेटाइन की सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करना है, अगर नहीं है तब रेजोनेंस पे जाना है, रेजोनेंस नहीं है तब हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाना है, और हाइपर वाला भी केस नहीं है तो लास्ट में इंडक्टिव पे जाना है। दिमाग में यही बात आपको फिट करवा रहा हूं। अब इधर देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आप लेते हो, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, यहाँ भी लॉन पेयर सिंगल, देखो रेजोनेंस सब जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हर कार्बन sp2, आप बोलोगे सर ये तो sp3 है सर, 2 सिग्मा है। अरे मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट कि अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दिया तो वो लॉन पेयर पाई बॉन्ड होगा यार, ये पाई बॉन्ड है। अब 1 पाई तो 1 सिग्मा होगा। अब बेटा यहाँ से गौर से देखो, हर sp2 कार्बन है, रेजोनेंस पूरे रिंग में है, और पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 बाई अगर आप 4 करते हो बेटा तो ये डिविजिबल नहीं है कंप्लीट, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। और भैया आपको पता है ना कि एरोमेटिक से ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा तो एरोमेटिक वाला स्टेबल हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो AgNO3 की तरफ होगा वो ये होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा अब, क्योंकि अब एम्स मिक्स हो गया नीट के साथ, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो यार बढ़ना स्वाभाविक है ना। आप ऐसे कॉन्सेप्ट को लिख लो फटाफट फटाफट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या चीज है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, ये एक एपोमिक्सिस का टाइप होता है। एपोमिक्सिस में आप क्या देखते हैं कि इसमें जो सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इनमें जो सीड्स बनते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इस वजह से एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एपोमिक्सिस में जो हम यहाँ पे कैटेगरी ले रहे हैं वो है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इस केस में क्या होता है कि देखेंगे जनरली नॉर्मली आप क्या देखते हैं, इसमें जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, न्यूसेलस और जो इंटीग्यूमेंट्स के सेल हैं, ये दोनों मिलके आगे चल के डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन केस यहां पे स्पेसिफिकली पूछा गया है सिट्रस के लिए। सिट्रस में कौन से टाइप का एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी होता है या कौन से टाइप का एपोमिक्सिस होता है। तो अगर आप सिट्रस के सीड को ओपन करके देखेंगे तो उसमें कई सारे एम्ब्रियोज होते हैं।
इतने सारे एम्ब्रियो होने के पीछे रीजन क्या होगा कि इसमें एम्ब्रियोज को बनाने में कई सारे सेल्स का पार्ट है, और इसमें स्पेसिफिकली आप बोलेंगे, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इस सिट्रस में न्यूसेलस जो है वो सीड्स को बनाने में पार्ट लेता है, या फिर इस न्यूसेलस से एम्ब्रियो बनता है इन द केस ऑफ सिट्रस। अब सिट्रस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इसमें लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। इन दोनों में ही जो एपोमिक्सिस हो रहा है वो न्यूसेलस के सेल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनता है आपका वो एपोमिक्सिस के साथ साथ एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, इनमें से जो कंपाउंड है टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन विद अ गिवन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है ना। एक बात आप बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव कहां पे जाके अटैक करेगा, जहां नेगेटिव ज्यादा मिलेगा। सबसे बात ये समझने वाली बात है। अब नेगेटिव कौन बढ़ाएगा बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिंग में कौन बढ़ाएगा, देखो प्लस आई होता है और माइनस आई ग्रुप आप पढ़ते हो, तो आपको पता है कंडीशन कि प्लस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा, और नेगेटिव जितना नेगेटिव ज्यादा बढ़ेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा, बोल रहा हूं कि प्लस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा रिंग को, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ज्यादा होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, आप ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा। तो भाई देख लो कौन सा प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे O माइनस है, सबसे खतरनाक वाला प्लस आई, आपको पता है कंडीशन कि ये सबसे डेंजरस प्लस आई है, सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा तो ये NH और CO ग्रुप है देखोगे, और यहाँ O और CO ग्रुप और CH3 है, तो NH और CO ग्रुप जो है वो प्लस आई में ऑर्डर में ज्यादा होता है, अगर आपको ऑर्डर पता हो। फिर इसका प्लस आई है, फिर सबसे कम एल्काइल ग्रुप का प्लस आई है बेटा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका, प्लस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सबसे, तो फर्स्ट ज्यादा सब में, ये दोनों में दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अब इन दोनों में अगर आप चेक करोगे बेटा तो अभी मैंने क्या बोला कि NHCO ग्रुप का प्लस आई जो होता है वो OCO ग्रुप से ज्यादा होता है, और अगर यहाँ पे इसका प्लस आई ज्यादा है बेटा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब थर्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट के बाद किसकी, थर्ड की, तो फर्स्ट के बाद थर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन चला गया। सो करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा रिपीटेशन में होते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग को जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, और जो पिछले क्वेश्चन आप सीरीज में देखे होंगे, इनको अगर आप ढंग से कर जाओ तो बिलीव करो, आप जब नीट दे के आओगे ना तो आप मुझे याद करोगे। और अगर आपको जरूरत पड़ी कि मैं इस साल नहीं अगले साल और रैंक इंप्रूव करूंगा, तो आप रैंकर्स बैच में आइए और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये तो एक आप अभी झलक देख रहे हो, आप जब साल भर करोगे ना तो आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, बल्क ऑफ कॉन्सेप्ट मिलेगा, मजा आ जाएगा। आप कहोगे यार नीट तो निकालना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन आर। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई पार्ट लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आप ये देखिए गैमीट्स का कितना पार्ट है। यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो पहला फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है, पहला फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट और एग के साथ होता है। अब एक न्यूक्लियस इसका हो गया, एक न्यूक्लियस इसका हो गया, तो टोटल यहाँ पे 2 बन गए। इसके अलावा जो दूसरा मेल गैमीट है, ये फ्यूज करता है एग सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस हो गया, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस हो गया, तो टोटल 3, तो 3 + 2 यहाँ पे टोटल बन जाते हैं 5। तो अगर हम गैमीट देखते हैं तो गैमीट तो यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है। 3 कौन कौन से हैं, 2 मेल गैमीट है और एक एग गैमीट है। लेकिन अगर न्यूक्लियाई की बात की जाए तो न्यूक्लियाई टोटल यहाँ पे 5 होंगे। 5 कैसे बनेंगे, एक मेल का और एक एग का, एक मेल का और 2 यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा, टोटल 5 न्यूक्लियाई। लिख रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज एज फॉलो। इनमें से रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर देखो आप। रेजोनेंस एनर्जी की बात करोगे ना बेटा तो आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मोर स्टेबल होता है ना वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस एनर्जी। पहला तो कॉन्सेप्ट दिमाग में यही बैठाओ, मोर स्टेबल क्या बोल रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मोर रेजोनेंस एनर्जी, है ना। मोर स्टेबल अगर होगा तो मोर रेजोनेंस एनर्जी, पहला तो कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बैठाओ। अब यहाँ जरा देखो, आप गौर से जरा देखो, यहाँ लॉन पेयर है बेटा,
लॉन पेयर अगर इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज करूं इस तरह से, तो लॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना, और उसके बाद भी लॉन पेयर है, तो दोनों नाइट्रोजन की वजह से लॉन पेयर जो दिख रहा है यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी लॉन पेयर इधर चल रहा है, यहाँ भी, मतलब रेजोनेंस यहाँ पूरा एक साथ चल रहा है, देखो सेम डायरेक्शन में, यहाँ से भी रेजोनेंस शुरू हुआ इधर, और यहाँ भी रेजोनेंस जो डबल सिंगल और इधर चल रहा है वो इधर चल रहा है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में अगर रेजोनेंस दिख रहा है तो ये मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखते हो, अच्छा यहाँ पे एक ग्रुप छूट गया बेटा, ये NMe2 है, अगर आप यहाँ देखते हो कंडीशन ना, तो आपके पास बेसिकली इस तरह का कंडीशन है बेटा, लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस तो है, इधर भी है, लेकिन ये रेजोनेंस और इसका डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ डबल सिंगल और डबल अलग अलग डायरेक्शन दिख रहा है। अगर अलग अलग डायरेक्शन इसका दिख रहा है देखो बेटा, तब ये कंडीशन और ये कंडीशन में अंतर है। यहाँ सेम डायरेक्शन में अगर रेजोनेंस होता है तो ये मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, और अगर मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा बेटा तो ये मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो ये सब बातें जो है ना बहुत छुपी हुई बातें क्वेश्चन के अंदर, जिसको आपको पहचानना है। देख के बच्चा जनरली क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है, आपका कंफ्यूजन का एंड हो रहा है इस सीरीज के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो ये लॉन पेयर सिंगल डबल देखो इधर चल रहा है, और यहाँ देखो डबल सिंगल डबल इधर चल रहा है, अलग डायरेक्शन में है। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ भी तो अलग डायरेक्शन में है, अरे यहाँ तो लफड़ा है बेटा, यहाँ लफड़ा है, ये लफड़ा लिख लेना, ये लिख दे रहा हूँ लफड़ा है। आप सोचोगे ये लफड़ा क्या है भाई, ऑर्थो पे दिख रहा है। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगा बच्चों तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट देखना है। याद करो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR। अगर कॉन्सेप्ट SIR का क्लियर नहीं होगा ना तो घबराना नहीं, मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके देखो, ठीक है ना। और SIR SIP का वीडियो अभी डाला था 15 दिन 20 दिन पहले, आप उसको एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को चेक कर लो और उसके बाद इस पे आना। SIR होने के वजह से रेजोनेंस डिक्रीज होता है। SIR होने के वजह से यहाँ क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन होने की वजह से इसको आउट ऑफ प्लेन कर देता है। और आपको पता है कि रेजोनेंस हमेशा प्लेन में होता है, तो अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो यहाँ रेजोनेंस नहीं के बराबर होगा। सो यहाँ लिख रहा हूँ लगभग नो रेजोनेंस का केस है। अगर रेजोनेंस बहुत कम इफेक्टिव है बेटा तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस यहाँ हुआ, और रेजोनेंस अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे हुआ, बोल रहा हूँ अगर रेजोनेंस यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ तो रेजोनेंस ज्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा। इसका मतलब फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और देन सेकंड की होगी, और सबसे कम थर्ड की होगी। ये आपका करेक्ट ऑर्डर बनेगा बच्चों। तो आपको बोल रहा था कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे नहीं क्योंकि ऑप्शन के लिए आपका समय बचा दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पूरा GOC का कॉन्सेप्ट। GOC के अंदर मैंने 2 वीडियो दे दिया, एक प्रीवियस वीडियो, एक आज वाला वीडियो। अब अगला हाइड्रोकार्बन, जो कि आपको पता है ऑर्गेनिक का खजाना है, इंतजार करो क्योंकि अगले वीडियो हमारा जल्दी आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है थ्रू विच सेल ऑफ एम्ब्रोसैक डज द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रोसैक। कौन से सेल से एम्ब्रोसैक में पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जैसे पोलन एम्ब्रोसैक दिया हुआ है, इसके जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इसके माइक्रोपाइल एंड पे सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, और जो सिनर्जिड्स होते हैं इनमें पाया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। अब जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है, और केमिकल्स की वजह से जो पोलन ट्यूब है वो इस डायरेक्शन में ग्रो करते हुए इस एम्ब्रोसैक में एंटर करने लगती है। ठीक है, अब जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री यहाँ पे होगी, आप देखेंगे कि इन दोनों में से एक सिनर्जिड ऐसा होगा जो डीजनरेट होने लग जाएगा। एक सिनर्जिड यहाँ से डीजनरेट होने लग जाता है, और इसमें से जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, जो पोलन ट्यूब की टिप पे वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, वो भी डीजनरेट हो जाता है, और फाइनली 2 मेल गैमेट्स इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं, एक हमारे पास एग सेल, दूसरा है परसिस्टेंट सिनर्जिड, और तीसरा प्रेसिडेंट सिनर्जिड, दूसरा सेंट्रल सेल, और चौथा है डीजनरेटिंग सिनर्जिड। इन दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा, परसिस्टेंट सिनर्जिड जो अभी डीजनरेट नहीं हुआ है, और दूसरा डीजनरेटिंग सिनर्जिड बोला गया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने आपसे कहा पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, जो सिनर्जिड है एक सिनर्जिड इनमें से डीजनरेट हो जाएगा, और उसी तरफ से पोलन ट्यूब की एंट्री यहाँ पे देखी जाती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा ये सीरीज। आप हमारे सीरीज का इंतजार करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और एकदम अगले जब तक सीरीज आपका चलता रहता है आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके हमें पहुंचाइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसमें 1000 लाइक्स देंगे। इस मेहनत हमने जितना किया है आप उसका रिवार्ड देंगे।
और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा अगर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने हैं। और साथ ही साथ हम हर संडे को लाइव आ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्री क्लासेस है वो भी, हर संडे फ्री क्लासेस अप टू नीट, एकदम लग जाओ जोर शोर से हमारे साथ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए, ओके, बाय बाय।